हाँ, वंदे मातरम बेटा। कल टॉपिक देखा? क्या था, पढ़ा था अपन ने कल? अरे ध्यान है क्या किसी को? हाँ, क्लास ही नहीं देखी होगी तो वीडियो ही नहीं देखा होगा तो कहाँ से ध्यान होगा तेरे? वो तो मेरे को दिख गया, क्योंकि इतने लोगों ने देखा ही नहीं है कल। ठीक है, चलो मजाक की बात है बेटा। कल अपन ने टॉपिक स्टार्ट किया था पॉलिनोमियल, बहुपद। ये किस लिए स्टार्ट किया था? ताकि क्योंकि नंबर सिस्टम करते 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 थ्योरेटिकल तो आपने कर लिया। अब नंबर सिस्टम की प्रैक्टिस है, वो प्रैक्टिस अपन क्वेश्चंस के थ्रू लेते रहेंगे। मैं वीडियोस उसके डालता रहूंगा और उसको समझाता भी रहेंगे, परंतु ताकि एक नई चाल मिल जाए बच्चों के लिए, इसलिए अपन ने इसको कल स्टार्ट किया था। ठीक है। और कल अपन ने क्या क्या बात की थी? कल अपन ने सबसे पहले बात की थी मैथ्स की दुनिया में अपन ने कि हाँ भाई, पॉलिनोमियल किसके अंदर, बीजगणित के अंदर बात आती है। बीजगणित की बात की थी, बीजगणित का ही एक पार्ट है बहुपद या पॉलिनोमियल, अपन ने बात की थी। ठीक है। पॉलिनोमियल से पहले फिर अपन ने बात की थी, एक व्यंजक की बात की थी। व्यंजक बात किए थे अपन ने। व्यंजक बहुपद कब बन जाता है, ये बात हुई थी। समीकरण, बहुपद समीकरण कब बन जाता है, ये बात की थी। फिर अपन ने समीका कल जो कंपैरिजन सिंबल्स की अपन जो बात कर रहे थे, वो लेस देन, ग्रेटर देन और ये, हाँ तो मैं उसको सर्व समीका, अपने को इन इक्वेशंस को, है ना, तो प्रॉपर वर्ड नहीं मिला था शायद, उसको ऐसा समीका कहते हैं ना बेटा। कोई दिक्कत नहीं है ना, वो इन इक्वेशंस को तुम वैसे ही याद रखो कि कंपैरिजन के लिए, कि तुलनात्मक अध्ययन के लिए मैथ्स की दुनिया के अंदर अपन क्या करते हैं, इक्वल्स टू, लेस देन, ग्रेटर देन वगैरह, ये सिंबल्स वगैरह की इनकी बात कर रहे थे। तो यानी भाई अपन ने ये एक्सप्रेशंस की बात की थी, पोलिनोमियल्स की बात की थी, इक्वेशंस किस कंडीशन में बन जाता है ये बात की थी, इन इक्वेशंस कब होती है, ये बातें अपन ने कल की थी। ठीक है। उसके बाद में अपन लोगों ने कल बातें की है किस चीज की है कि बहुपद क्या होते हैं, और बहुपद के लिए अपन ने बात की थी कि कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस बहुपद कब बन जाता है बेटा, कि उसमें जो वेरिएबल होता है, जो चर राशि होती है, अगर उसकी घात धनात्मक पूर्णांक हो तो वो व्यंजक यानी वो एक्सप्रेशंस क्या बन जाता है, वो बहुपद की श्रेणी में आ जाता है। फिर आपने बहुपद के प्रकारों की बात की थी, बहुपद के प्रकारों की बात की थी। तो एक पद यानी एक पदीय मोनोमियल जिसको बोलते हैं, एक टर्म, जैसे आपने लिखा बेटा 2x+3, तो ये नहीं 2x एक टर्म है और 3 एक टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है, और ये कौन सी कहलाएगी, फर्स्ट टर्म, और ये क्या कहलाएगी बेटा, सेकंड टर्म। ठीक है ना? तो यानी ये द्विपदीय हो गए, दो पद हो गए ना इसके अंदर, इसको क्या कहेंगे अपन, द्विपदीय बहुपद, द्विपदीय बहुपद अपन कह सकते हैं, फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म। तो ऐसे ही अगर केवल एक सिंगल की बात करते हैं अपन, तो अपन ने कल बात की थी, अगर मैं, अच्छा ये जीरो लिखा हुआ है, ये भी बहुपद है क्या एक तरीके से? तो इसको बोलेंगे हाँ ये जीरो, ये भी एक बहुपद है। अगर केवल एक्स लिखा हुआ है आपने ये, तो ये भी मोनोमियल है। अगर ये आपने केवल 5 लिखा हुआ है तो 5 भी क्या होगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? यानी कोई अचर राशि भी लिखी हुई है तो वो भी क्या कहलाती है, बहुपद कहलाती है, पर उसको क्या बोल देंगे, अचर बहुपद कह देंगे या कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल कह देंगे। तो बहुपद के बारे में अपन लोगों ने कब किसको किस टाइप से क्या क्या बातें होती थी, वो शायद अपन लोगों ने कल डिस्कस की थी। और जो लोग आज जुड़े इस बहुपद से, तो वो बेटा कल का वीडियो, आप इससे पहले वाला जो पॉलिनोमियल का वीडियो उसको देख लेना, उसके अंदर अपन ने फंडामेंटल्स के ऊपर इसके अंदर बात की है। ठीक है। कल ये करते 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 अपन लोग कहाँ कहाँ पहुंच गए थे कि बहुपद क्या होता है, बहुपद क्या होता है। इसकी बात हो चुकी है अपनी। ठीक है। बहुपद के प्रकार, इसकी बात अपनी हो चुकी है। बहुपद के प्रकार की बात की थी ना अपन ने एक तरीके से, कि लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिकल पॉलिनोमियल, है ना। उससे ज्यादा अपन के जो पावर 4 वाले 5 वाले इसके ऊपर अपन नहीं जाते हैं, क्योंकि अपने क्यूबिकल पॉलिनोमियल तक का ही क्वेश्चंस, और लास्ट ईयर की जो प्राध्यापक परीक्षा थी संस्कृत डिपार्टमेंट की, उसके अंदर भी ये बहुपद से क्वेश्चन टपका है। अब देखो बहुपद के प्रकार में अपन ने क्या क्या बातें की थी।
लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक। लीनियर यानी रेखीय। अब थोड़ा सा इंग्लिश में भी आप थोड़ा सा याद रखने की कोशिश करा करो। रेखीय, द्विघातीय, द्विघात, है ना, त्रिघात, है ना। इस टाइप से अपन ने बात की थी कि लीनियर, द्विघात है, यानी लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, रेखीय, द्विघातीय और त्रिघातीय, ये किस टाइप से आइडेंटिफाई करते थे? तो कल अपन ने एक बात की थी घातों के हिसाब से। घात, जिसको अपन ने क्या बोला था? डिग्री। जिसको आप लोगों ने क्या बोला था? डिग्री। डिग्री के हिसाब से बात की थी। और अपन ने क्या क्या बात की थी? जिसकी डिग्री 1 हो तो वो क्या होता है? लीनियर। जिसकी डिग्री 2 हो तो वो क्वाड्रेटिक। और जिसकी डिग्री 3 हो तो वो क्यूबिकल। अगर डिग्री के अकॉर्डिंग फिर अपन उसके पद, और एक पद हो तो मोनोमियल, 2 पद हो तो बाइनोमियल, 3 पद हो तो ट्राइनोमियल। इस टाइप से अपन ने ये बातें की थी। और डिग्री के लिए अपन ने क्या बात की थी? कि जो बहुपद अगर आपको दिया हुआ है तो उसकी जो x की जो वेरिएबल होता है उसकी अधिकतम घात हो तो वो क्या कहलाएगा? वो अधिकतम घात उसकी क्या कहलाएगी? डिग्री कहलाएगी। यहां तक की बातें अपन लोगों ने की थी। अब बेटा जैसे कि मान लें कि चर जनरली एक्स ही ट्रेंड में आ रहा है, रहता है, या एक्स को ही अपन बार बार बोलते करते हैं, नहीं तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ भी लिख लो आप, जैसे ये 2t² - 3t, ये भी बहुपद है। पर ये कौन से टाइप का बहुपद है? देखिए बताओ कितने पद है इसके अंदर? 2 पद है। कौन कौन से पद हैं? एक तो 2t² पद है और एक 3t अपने आप में पद है। 2 पद हो गए ना, तो वे द्विपदीय बहुपद है। क्या है? द्विपदीय बहुपद है। और घात के हिसाब से जब अपन इसकी बात करेंगे तो ये क्या कहलाएगा? क्वाड्रेटिक। ये क्या कहलाएगा? क्वाड्रेटिक बहुपद कहलाएगा। और एक चीज हमेशा ये याद रखना बेटा कि जो बहुपद की जो घात होती है ना, यानी जितनी बहुपद की डिग्री होती है उतनी ही टर्म्स होती हैं। अब आप कहोगे कि जैसे मैंने ये, जैसे कि आपके पास ये 3x है, 3x है बेटा। अब ये x की पावर क्या है? 1 है। तो ये क्या है कि x की पावर यानी इसकी घात कितनी है? 1 है। तो ये सिंगल टर्म है, और सिंगल टर्म है, और ये क्या कहलाएगा? लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। घात एक ही, तो ये क्या कहलाएगा? लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा। और लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा तो उस कंडीशन में कल मैंने बात की थी कि जितने घात का बहुपद होता है या जितने घात का पॉलिनोमियल होता है या जितनी डिग्री का पॉलिनोमियल होता है उतनी ही उसकी वैल्यूज पॉसिबल है। अब मैंने यहाँ पे वैल्यूज की बात की या मान की बात की, तो यहाँ पे वैल्यू या मान से मतलब क्या है कि अगर कोई भी चीज आपके पास लिखी हुई है जैसे x-2, तो ये x-2 क्या है? कोई बहुपद है। ठीक है। तो अब बहुपद को इंग्लिश में अपन पॉलिनोमियल बोल रहे हैं। तो अब थोड़ा सा मैथ्स स्टैंडर्ड पे अपन आ जाते हैं, और आपने क्या लिखा? जैसे P(x) = P फॉर पॉलिनोमियल। और किसके अंदर पॉलिनोमियल है? वेरिएबल कौन सा? x। यहाँ पे ये लिखा हुआ है, तो Px = x-2। तो आप इस चीज से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि भाई ये क्या लिख दिया। कहने का मतलब P फॉर पॉलिनोमियल x = x-2, यानी ये कोई बहुपद है x-2। और ये क्या है? 2 टर्म है इसके अंदर। ठीक है। तो ये बाइनोमियल है। 2 टर्म है तो 2 टर्म का मतलब क्या हो गया? बाइनोमियल। सॉरी। तो ये क्या कहलाएगा बेटा? बाइनोमियल। तो ये क्या कहलाएगा? बाइनोमियल कहलाएगा। और डिग्री कितनी है इसकी? डिग्री इसकी 1 है, तो इसलिए क्या कहलाएगा? लीनियर। तो कहने का मतलब बेटा ये है कि टर्म वाइज तो ये बाइनोमियल कहलाएगा, और डिग्री वाइज ये क्या कहलाएगा? लीनियर कहलाएगा। अब इसकी कुछ नेमिंग करनी होती है, उसका कुछ नामकरण करना होता है। इसलिए नामकरण के हिसाब से भाई ये x-2 क्या है, और जैसे मैंने इक्वल्स टू पी एक्स की फॉर्म में लिख दिया, p ये ब्रैकेट के अंदर x लिख दिया, तो p4 ये पॉलिनोमियल है यानी बहुपद है। और किसके अंदर बहुपद है? ये x का बहुपद है। अगर मैं इसको यूं लिख देता बेटा, अगर मैं यूं लिख देता p और ये x-2 और यहाँ पे मैं t लिख देता, तो फिर ये रॉन्ग हो जाता। क्यों? ये चर राशि यानी वेरिएबल तो आपने x ले रखा है ना, और यहाँ पे t ले रखा है, तो फिर ऐसा नहीं। यानी pt लिखा है तो इसका मतलब ये बहुपद क्या? t की फॉर्म में है, t-2। कहने का मतलब ये जस्ट एक नोटिफिकेशन है कि आप चर राशि कौन सी ले रहे हो, किस पद के अंदर। बाकी सब चीजें कैसे बिहेव करेंगी, इसके अलावा बाकी सब चीजें एज ए कांस्टेंट बिहेव करेंगी। अगर जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया p, और यहाँ पे लिख दिया मैंने कि कुछ भी, जैसे मेरा पी कैट,
तो यानी अब वो कैट -2 हो गया। मेरी बात समझ में आ गई? अगर यहाँ पे CAT से डिनोट कर रहा हूँ यानी ये कैट एक, कहने का मतलब ये है कि ये t किसको शो कर रहा है, वेरिएबल को शो कर रहा है। यानी अब पावर घात भी देखनी है तो t की देखेंगे। यहाँ पे x लिख दूंगा तो फिर, और ये pt के इक्विवेलेंट लिखा हुआ है तो नहीं। तो मेरी बात समझ में आ गई कि तो जनरली इतने कॉम्प्लिकेशंस में नहीं जाना है, ये कंसेप्ट के लिए मैंने आप लोगों को बताया है। तो अब आपने को क्या देखना है बेटा, कुछ नहीं, अगर x वेरिएबल है तो वही टर्म यहाँ पे होनी चाहिए, और ज्यादातर अपन x ही यूज में आते, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको आप यूँ लिख दिया, अगर मैंने लिख दिया पी वाई इक्वस टू 2y माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1, तो बेटा ये भी बहुपद है, पर वेरिएबल कौन सा है इसके अंदर, y है। और डिग्री कितनी है इसकी, डिग्री देखो, पावर अधिकतम कितनी है 2 है, तो डिग्री क्या कहलाएगी, 2 कहलाएगी। ओके, ये अपन लोगों ने बातें की है। ठीक है, अब बेटा इसकी जैसे मुझे ये बताओ, आपकी √3px इक्वल्स टू √3x² माइनस x³ प्लस 1 माइनस ये इसमें कितनी टर्म्स हैं इस बहुपद के अंदर, ये जो px के अंदर कोई बहुपद दे रखा है, और इस बहुपद के अंदर कितनी टर्म्स हैं, 1 2 3 4 टर्म्स है। 4 टर्म वाला बहुपद है क्या ये, सोचो अपने अपने मन में, 4 टर्म वाला बहुपद है क्या ये, कितने लोगों ने सोच लिया? हाँ हाँ सर, 4 दिख रही ना सर, एक टर्म ये है, एक टर्म ये, एक टर्म ये, एक टर्म ये 4 टर्म वाला बहुपद है। और इसकी अधिकतम घात कितनी है, इसकी अधिकतम घात सर यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3/2 है। तो सर अधिकतम 3 ही सबसे बड़ा है, तो अधिकतम घात 3 है, तो इसकी डिग्री भी कितनी हो गई, डिग्री भी 3 हो गई, है ना। और 4 टर्म वाला बहुपद एक तरीके से। कितने लोगों ने ये सोचा आंसर, अच्छा बहुत ज्यादा लोगों ने सोच लिया। और जिन लोगों ने सोच लिया तो वो अपने आप को एक एक चांटा लगा लेंगे, बेटा ये बहुपद ही नहीं है। क्यों, बेसिक पे कल मैंने क्या बात की थी बेटा, जो चर राशि होती है, वेरिएबल होता है, उसकी x की जो घात होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, कोई धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। तो यहाँ तो x की घात 2 है, यहाँ x की घात 3 है, यहाँ x की घात क्या है, 3/2। और 3/2 कोई धनात्मक पूर्णांक होता है क्या, ये तो परिमेय संख्या है। तो जब ये बहुपद ही नहीं है तो इसकी डिग्री विग्री की तो बात पहुंचना ही बहुत दूर की बात है, अपन यहीं पे कह देते कि ये। तो कहने का मतलब ये है बेटा, हाँ में हाँ नहीं मिलानी चाहिए, कुल मिलाकर के पहले सोचो समझो और फिर आंसर करो। ये थोड़ी कि सर बोल रहे हैं तो सर हमेशा ही सही होंगे, एक तरीके से आई बात में, मैं भी तो तुम मजाक कर सकता हूँ तुम लोगों से। तो कहने का मतलब ये है बेटा कि कंसेप्ट को बिल्कुल दिमाग में इतना तरीके से बिठा लीजिए कि आपको अपनी चीज के ऊपर रिजिड रहना है, आपको अपनी चीज के ऊपर आपको कायम रहना है। कि जो रूल्स मैंने आपको वेरी फर्स्ट डे क्लास में क्या कहा था, कि जो मैं बोलूंगा वो यूनिवर्सल होगा, कि जो मैथ्स में हर जगह लागू अगर नहीं बोलूंगा तो समझ लो कि वो लागू नहीं हो रहा है ना। तो बेटा इतना, बट ये है कि आपको एक एक वर्ड को ढंग से सुनना पड़ेगा और उसके आधार पर अपने आंसरिंग करने, ताकि ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है। तो कहने का मतलब ये है, तो आप इतने कॉन्फिडेंट होने चाहिए कि नहीं यार ये बहुपद नहीं है तो अपन आंसर करना ही नहीं, चाहे तो कुछ भी मिसप्रिंट भी हो जाए। तो कहने का मतलब ये चीज़ अपने को ध्यान में रखनी, ठीक है ना। ये केवल तुम्हारे एक टेस्टिंग के हिसाब से मैंने पूछा है कि आप कॉन्सेंट्रेट कितना करते हो शब्दों के ऊपर, बेटा यही तो खेल है, बाकी और कुछ सिंपल सी बात है, ठीक है। ओके, अब बात माना बेटा, पी एक्स इक्वल्स टू ये 3x³ माइनस 7x² प्लस 2x प्लस 7, ये कोई बहुपद है। अब है क्या बहुपद, है ना। अब जैसे ही मैंने बोला कि एक ये बहुपद है, तो सबने अपने अपने हिसाब से क्या चेक कर लिया, हाँ सर सबके x की जो पावर आ रही है वो सारी धनात्मक पूर्णांक है, पॉजिटिव इंटीजर्स है, दैट्स व्हाई वी कैन से गिवन पॉलिनोम गिवन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज पॉलिनोमियल। ओके, अब ये पॉलिनोमियल है तो इसमें
हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, कितने पद हैं इसके अंदर, इसमें 1 2 3 4 4 टर्म्स हैं इसके अंदर, 4 पद हैं। अब इसको अपन पॉलिनोमियल कह रहे हैं, इसने कह दिया और अपने को दिख भी रहा है तो ठीक है। इसमें और क्या क्या आइडेंटिफाई कर लिया आपने, एक तो यह आपने कर लिया कि ये पॉलिनोमियल है, ये ओके मान लिया। फिर आपने कह दिया कि इसमें 4 टर्म्स है, ये ओके मान लिया। और इसमें 4 टर्म्स हो गई ओके, ठीक है। कौन कौन सी टर्म होगी, 3x³ माइनस 7x² प्लस 2x और ये एक मतलब ये 7, ये आपके पास टर्म्स हो गई, ठीक है। अब बेटा अपन बात करते हैं, अच्छा तो अब x की अधिकतम घात आपके पास कितनी है, 3 है, ठीक है। तो इसके कितने मान पॉसिबल हैं, इसकी कितनी वैल्यूज पॉसिबल है, तो मैंने क्या कहा था कि जितनी अधिकतम घात होगी यानी जितनी उसकी डिग्री होगी उतने ही x के मान पॉसिबल है। अब आप देख रहे हो कि सर पिछले 15 मिनट में मान मान खूब तो इस्तेमाल करते कि मान भला क्या है। भाई इसमें बीजगणित के अंदर क्या होता है, एलजेब्रा के अंदर क्या होता है, जो अननोन वेरिएबल है, अननोन अज्ञात जो राशि होती है उसी का तो मान निकालना होता है, उसी को तो ज्ञात करना होता है। तो इन एलजेब्रा अपन लोग क्या करते हैं, अपन लोग अननोन वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करने का काम करते हैं, अननोन अज्ञात जो राशियां होती है उनका मान प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। भाई बस में अब यहाँ पे अननोन वेरिएबल क्या है, क्योंकि 3 है तो 3 का तो मीनिंग मालूम है, 7 का मालूम है, 2 का मालूम है, इस 7 का मालूम है, x का ही तो मालूम नहीं है। तो यानी इस अननोन वेरिएबल तो वो एक अलग मेथोडोलॉजी चलती है, वो एक बाद की बातें हैं, उसके बाद तो यहाँ पे जो मैं बात करूंगा कि बीजगणित के अंदर मान या मूल, मूल शब्द भी कई बार पेपर में लिखा हुआ जाता है, मूल शब्द भी इस्तेमाल करते हैं। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे द्विघात बहुपद के ऊपर लास्ट ईयर 2025 मतलब लास्ट मतलब 2025 वाली जो प्राध्यापक परीक्षा थी संस्कृत विभाग की, उसके अंदर बाकायदा इस बहुपद पे क्वेश्चन पूछा गया कि इसके दो मान का रिलेशन वगैरह, जिनके बारे में बाद में बात करूंगा ही करूंगा, है ना बेटा। तो कहने का मतलब हर थ्योरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर चीज को यहाँ से ही कंसेप्ट आपको, तो मान मूल, और मूल को ही अपन क्या बोल देते हैं बेटा, रूट, क्या बोल देते हैं, रूट। जैसे जनरली मूल क्या होती है, जड़ होती है ना, जड़ यानी रूट, तो यहाँ पे वो रूट वर्ड यहीं से आया, तो यानी इसके कितने रूट्स पॉसिबल है, पावर मैक्सिमम 3, तो मैक्सिमम पावर 3, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 3, दैट्स व्हाई 3 रूट्स आर पॉसिबल फॉर दिस पॉलिनोमियल। मेरी बात समझ में आ रही है, 3 मान इसके संभव है। अब बात आती है कि बेटा, अब आती है, मैं एक वर्ड लिख रहा हूं गुणांक, क्या वो लिख रहा हूं, गुणांक, जिसको कहते हैं कोफिशिएंट। गुणांक कोफिशिएंट। अब इस बहुपद के अंदर यानी इस पॉलिनोमियल में हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, 1 2 3 4, 4 टर्म्स है। तो 4 टर्म्स के सबके अपने गुणांक होते हैं। गुणांकों की जब बात होती है तो जो वेरिएबल होता है, जो चर राशि होती है, उससे जो चीज गुणा हो रही है उसको कहते हैं गुणांक। तो यहाँ पे बेटा जैसे फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म के अंदर x³ है, तो कोफिशिएंट ऑफ x³ क्या बोलूंगा, कोफिशिएंट ऑफ x³ कितना है, कोफिशिएंट ऑफ x³ क्या है, 3 है। तो 3 क्या कहलाएगा, इसका कोफिशिएंट कहलाएगा, गुणांक कहलाएगा, किसका, x³ का। अच्छा अब ये बताओ चलो, कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है, गुणांक का मतलब तो समझ गए ना, कोफिशिएंट का मतलब तो समझ गए ना, कि जो चर राशि से जो चीज गुणा होती है उसको क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट बोलते हैं या गुणांक बोलते हैं बेटा। तो x³ से क्या गुणा हो रहा है, 3 गुणा हो रहा है, तो कोफिशिएंट ऑफ x³ इज 3, ठीक है। अब कोफिशिएंट ऑफ x², तो x² का हाँ ये इससे क्या गुणा हो रहा है, 7, तो कोफिशिएंट ऑफ x² इज 7। कितने लोगों ने 7 सोच लिया, कितने बच्चों ने आंसर दे लिया अपने मन में, 7 7 दे लिया, ओके। पर 7 नहीं है बेटा, ये रॉन्ग है, विथ सिंबल बोला जाएगा -7, 7 अगर आप बोलते हो तो ये रॉन्ग कहलाएगा। x² से क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, -7 मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पे कहोगे सर आपने प्लस क्यों नहीं लगाया, यहाँ पे तो क्या वो प्लस लगाओ या मतलब वो +3 बोल दिया तो +3 है, प्लस माइनस सिंबल है तो उसका इफेक्ट आएगा ही आएगा। तो कोफिशिएंट ऑफ x² इज -7, तो मीन्स इससे अपन ने क्या कंक्लूजन निकाला, क्या चीज सीखी अपन ने, कि कोफिशिएंट्स को हमेशा बहुत ढंग से सिंबल्स को देख दाख के अपने को बात करनी चाहिए। अब कोफिशिएंट ऑफ x क्या है बेटा, कोफिशिएंट ऑफ x है आपके पास 2, +2 बोल दो, 2 बोल दो, एंड कांस्टेंट टर्म क्या, 7, या जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 0, दैट इज 7, ये भी कह सकता हूँ मैं एक तरीके से। मेरी बात समझ में आ रही है आपको,
तो कॉफिशिएंट्स का कंसेप्ट आपके दिमाग में बैठ गया कि कॉफिशिएंट्स किसको कहते हैं, ये कॉफिशिएंट्स कहलाते हैं। ओके, अब बात करता हूं बेटा मैं हम्म, अपन देखें देखें क्या देखें, ये बात हो गई। और इसमें कंसेप्ट तुमको क्या लूं मैं, अब देखो, मान लिया पी एक्स इक्वल्स टू मेरे क्या टी और प्लस में अंतर नजर नहीं आता लोगों को, सुंदर नहीं आ रहा ना। ये लिख दिया, ये थ्री टाइप्स के पॉलिनोमियल लिख दिया बेटा। मतलब मैं आप लोगों के जहन में एकदम चीज कांच के जैसे क्लियर होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं ये। अब यहाँ पे देख लो, ये तो सर अंग्रेजी अंग्रेजी सी लिख दिया आपने, तो कुछ इंग्लिश इंग्लिश से लिख दिया कि अल्फाबेट, आप तो कहते एक ही चल रहे हैं, रो है ये रो है। बात की थी ना, अब तो यहाँ पे चलो नंबर नंबर दिखता, अब ये ए बी और ये बी सी एल एम एन टी और ये क्या है, ये मतलब ये जानबूझ के मैंने लिखा है ताकि आप लोगों को मैं वापस एक बार दिमाग में कॉन्फिडेंस आपका डेवलप हो जाए बेटा। यहाँ पे मैंने क्या बताया था कि यहाँ पे जो चीज लिखी वो एज ए चर, एज ए वेरिएबल बिहेव करेगी, बाकी सब तो क्या कांस्टेंट है। ओके, तो यहाँ पे जैसे पी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, तो एक्स वेरिएबल है और ए और बी क्या है, ए और बी, ए एंड बी आर, अब इसका मीनिंग मैं बताऊंगा। देखो यहाँ पे y लिखा हुआ है, तो यानी y वेरिएबल है, और a b एंड c, और यहाँ पे t है तो t वेरिएबल है ना, और l m n, l m n और क्या k बिलोंग्स टू r। कहाँ से, ये ठीक। अब जैसे मैंने ये सारी चीज लिखी, कुछ बच्चे समझ गए होंगे, कुछ मेरे बच्चे मेरे जैसे ही होंगे, है ना, कि समझ में अपने लोगों को देर से आती है। पहले तो ये चीज क्लियर है क्या, ये x वेरिएबल के अंदर इसकी पावर कितनी है, मैक्सिमम x वेरिएबल के अंदर बात की है तो x की मैक्सिमम पावर कितनी है, 1, यानी ये कौन सा पॉलिनोमियल हो गया, लीनियर पॉलिनोमियल हो गया, रेखीय पॉलिनोमियल हो गया। ये y की पावर लेनी, ये पावर 2 मैक्सिमम दे रखी है, पॉलिनोमियल है क्या 2 1, वेरिएबल सर ने y ले रखा है, तो अपन एबीसी पे भी मत जाओ, या एलएमएन के पे मत जाओ, या अपन ए बी पे मत जाओ, अपन को तो सिंपल, हाँ सर पॉलिनोमियल तो है, अब ये एबीसी क्या भला है, ये आगे आपने क्या लिख दिया भयानक सा, ए बी और ये ई है, या ये मतलब ऐसा ई को भी ढंग से बनाते तो सर यूं बनाते ना आप ढंग से, अब ये स्मॉल ही बनाते तो ये बना लेते, अब ये इस टाइप से घुमा घुमा के ई बना दिया, ये बना दिया, है ना। पर आपको तो पहले तो ये चीज क्लियर है क्या, ये एक्स के अंदर वेरिएबल है, ये वाई वेरिएबल है और ये टी वेरिएबल है, और ये पॉलिनोमियल्स है, ये बहुपद है, किसके अंदर, ये एक्स में, ये वाई में, ये टी में, ये इसमें दो पद है, द्विपदीय बहुपद है, पर कौन डिग्री 1 है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, लीनियर। त्रिपदीय है, डिग्री मैक्सिमम कितनी है 2 है, तो इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे, और डिग्री 3 है तो क्यूबिकल पॉलिनोमियल बोलेंगे। और ए बी सी वगैरह ये सब क्या, अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा है देखो, यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया बेटा, एक्स का कॉफिशिएंट क्या है ए, कांस्टेंट टर्म क्या है बी, या एक्स की पावर 0 का कॉफिशिएंट क्या है आपके पास बी, तो ए बी, और ये जो सिंबल है ना, ये सिंबल इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू का सिंबल, क्या बोलते हैं, बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू कैसे पढ़ते हैं,
ए बी बिलोंग्स टू आर, और आर यहां पर क्या है, रियल नंबर। आर क्या बेटा, रियल नंबर। अब देखो, क्योंकि अपन मैथमेटिशियन बन गए हैं ना, मैथमेटिशियन बन गए हैं, तो इसका मतलब देखो, मैंने अगर ये लिख दिया ए बी बिलोंग्स टू आर और आर फॉर एनी रियल नंबर, तो इसका मतलब क्या है, ए और बी कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो अगर कोई भी रियल नंबर, यहाँ पे ए बी और सी ये कांस्टेंट टर्म्स हैं, तो ये कोफिशिएंट जो है ए बी, और मैंने अच्छा सी नहीं लिखा, ये लो तो चलो सी लिख देते हैं। तो ए बी और सी बिलोंग्स टू आर, ये तीनों ही आर यानी वही रियल नंबर्स हैं। यहाँ पे के एल एम और एन ये कोफिशिएंट आ रहे हैं, तो के एल एम एन बिलोंग्स टू आर, यानी ये सारे के सारे क्या रियल नंबर्स हैं। तो अब देखो करने का तरीका क्या है, ए और बी मैंने क्या बोल दिया है बेटा, ये रियल नंबर्स हैं। तो आपके दिमाग में ये क्लियरिटी हो जानी चाहिए, क्यों, जिसने नंबर सिस्टम पढ़ा है, रियल नंबर क्या होते हैं, कोई पॉजिटिव हो, कोई नेगेटिव हो, कोई रेशनल हो, कोई इरेशनल हो, सब ये। तो कहने का मतलब ये ए और बी रियल नंबर है, तो इसको मैं यूं लिख दूं क्या, रूट पी एक्स इक्वल्स टू √2x + 4/3। तो देखो x तो वेरिएबल है, और a की जगह क्या है, √2, और b क्या है 4/3, तो √2 और ये 4/3, ये क्या है, a और b की वैल्यू है, रियल नंबर्स होते हैं ना, तो ये भी क्या कहलाएगा, पॉलिनोमियल ही कहलाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा। तो अब ये सोचने की जरूरत नहीं, अरे अपॉन में आ गया तो अब ये पॉलिनोमियल हो गए, नंबर है ना, a और b कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, और a और b कोई भी रियल नंबर अपन ने बोल दिया, तो ये भी क्या हो गया, पॉलिनोमियल हो गया। ए बी सी कुछ भी, यानी कि आप इंडिपेंडेंट हो, आप स्वतंत्र हो, ए बी का कुछ, ए बी सी के एलिमेंट यानी कोफिशिएंट्स कुछ भी हो, बटे में हो, पॉइंट्स में हो, कहना चाहिए अंडर रूट के अंदर हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी रियल नंबर हो वो तो पॉलिनोमियल कहलाएगा। बस पॉलिनोमियल की आइडेंटिफाई करने का तरीका अपने को आना चाहिए। उसके बाद में कुछ भी हो, कुछ भी लिखूँ ना मैं, कोई बात नहीं, अब मैं तो क्या लिख दूंगा, ये लिख दूंगा, तो भी क्या दिक्कत है, -3y² + 7y -1/2, ये लो, ये भी पॉलिनोमियल है, मेरे क्या दिक्कत है ना। ये लो पी टी के अंदर लिख देते हैं अपन, ये TQ -2t² + √3t + 5, क्या दिक्कत है, ये k की वैल्यू 1 है, l की वैल्यू कोफिशिएंट क्या है, यानी भाई l क्या था, t² का कोफिशिएंट, तो यहाँ पे t² कोफिशिएंट क्या -2 है, तो बेटा l की वैल्यू -2 है, m की वैल्यू √3 है, और n की ये। तो कहने का मतलब अगर ये बेसिक चीज पकड़ में आ गई, तो अब आप कभी कंफ्यूजन नहीं, यार कि कुछ भी हो, ए बी सी कुछ भी आवे, के एलिमेंट कुछ भी नहीं, यार ये चीज तो यही है ना भाई, स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसे लिखने में थोड़ा अच्छा लगता है। अब जिसने ये पार्ट तीनों का एक्सप्लेनेशन और ये चीज समझ ली, तो वो पॉलिनोमियल है या नहीं, कोफिशिएंट्स क्या हो सकते हैं, या बटे में आ गया तो इसको कोफिशिएंट बोलूं या नहीं बोलूं, और ये क्या हो जाएगा, ये कहीं कोई कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है बेटा, सिंपल सी बात है, बेसिक कंसेप्ट ये फंडामेंटल अगर आपके दिमाग में बिठा लिया, तो उसके बाद में कुछ नहीं, ए बी वगैरह ये कुछ कोई भी मानो ना, वेरिएबल कुछ भी हो ना, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता एक तरीके से। बस जो बेसिक्स जो मैं बोल रहा हूँ, बस उसको आपको दिमाग में रखनी है। और ये सिंबल किसके लिए काम में आता है, ये बिलोंग्स टू के लिए काम में आता है। अगर जैसे मान लिया कि एक सिंपल सी बात है कि a = 1 2 3 यूं लिख दूं, तो इसको कैसे, जैसे 1 बिलोंग्स टू a, मतलब 1 जो है a का एलिमेंट है, सेट थ्योरी के अंदर अपन इसको लिखते हैं। और अगर मैं यूं लिख दूं 4, ये है क्या, नहीं है ना, तो ये ऐसे कट कर देते हैं, तो डज नॉट बिलोंग्स टू, ये अब बिलोंग्स टू का मतलब समझ गए, हाँ ये उसके अंदर है, और डज नॉट बिलोंग ये नहीं, उसके अंदर नहीं है। तो ये सिंबल अगर इसको कट कर देंगे तो डज नॉट बिलोंग्स टू, यानी 4 है, 4 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, 4 ए को बिलोंग नहीं करता, नहीं करता ना, क्योंकि ए में तो 1 2 3 है, 1 बिलोंग्स टू ए, तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, ए बी बिलोंग्स टू आर, यानी ए और बी बिलोंग्स टू आर, यानी ए और बी कोई भी रियल नंबर हो सकता है, यानी आपको खुला मैदान में छोड़ दिया, आपकी मर्जी हो जो आप लिखो उसके अंदर, बस पर आपको तो हाँ भाई वेरिएबल क्या है, एक्स है, यहाँ पे वेरिएबल वाई था, यहाँ पे वेरिएबल टी है। ये जो चीज मैंने बोली ये क्लियर है आप सबको, ठीक है बेटा, इसको ध्यान से दिमाग में बिठा, ओके।
अब देखो बेटा, अब जैसे कोई पॉलिनोमियल दे रखा है पी एक्स इक्व टू एक्स प्लस फाइव, पी एक्स इक्व टू एक्स प्लस फाइव दे रखा आपको, और कौन सा पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल है। अब मान लिया मेरे को मान निकालना है, आपको कह दिया P1 फाइंड करो, तो आपने x वेरिएबल में कोई पॉलिनोमियल था ये, और P1 की वैल्यू निकाल दो। आते हैं ये क्वेश्चंस एग्जाम में रिपीटली पूछे जाते हैं एक तरीके, P1 की वैल्यू निकालो, तो P1 के मतलब x की जगह 1, x वेरिएबल था उसको 1 मान लिया ना इसने, 1 मान लिया तो ठीक है, जहां जहां x दिख रहा है उधर 1 प्लस 5, यानी वैल्यू क्या होगी 6 हो गई। अगर मान लिया कोई पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू आपके पास दे रखो 3x क्यूब माइनस 7 है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, और आपको कह दिया भाई x की p -2 निकालो, आता ही पूछते हैं p -2 निकालना है, मीन्स x की जगह आपको क्या पुट करना है, x की जगह आपको -2 पुट करना है, दिमाग नहीं लगाना है, इसका कहना मानना है। 3 की जगह 3 इंटू कोफिशिएंट मतलब गुणा की तो बोला था, तो यानी इंटू एक्स की जगह क्या लिखना है -2 लिखना, -2 घात 3 दे रखी थी तो ये लो 3 लगा दिया आपने, क्या दिक्कत है ना। ये माइनस की जगह माइनस, 7 की जगह 7 इंटू -2 घात 2 है तो 2 दे दी, ये प्लस का जगह प्लस 2, ये -2 है और ये +5 लिख दिया आपने। कुछ किया क्या आपने, कुछ नहीं किया। मैथ्स इतना इजी है, एक बार अगर आप लोगों के दिमाग में कंसेप्ट आ जाते हैं, कंसेप्ट बेटा बैठ जाते हैं, तो उसके बाद कुछ नहीं, अपन ने कहना माना भाई ये था आपने सीख लिया, बस एक्स की जगह रखना है। तो ये क्वेश्चन था, इसने -2 का था, इसका कहना माना -2 दिया। अब जैसे इस स्थिति में पहुंचे तो आ जाओ अब वापस वही घातांक नियम, अपने कहने को अपन पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं, आई बात में आगे घातांक नियमों का यूज देखते नंबर सिस्टम में जो पढ़ा था। इसलिए मैं कहता हूँ कि थ्योरी बहुत ज़्यादा जरूरी, कि हर चीज़ आपको सिखाएगा नहीं कि पॉलिनोमियल में वो क्यों पढ़ा था, ये पढ़ा था, क्यों अलग से थोड़ी घातांक नियम टॉपिक देगा, कहने का मतलब वही है। बस अब जिसको क्लियर है, ये इक्वस टू का इक्वस टू, 3 का 3, इंटू की जगह इंटू, कहना मानो -2 की घात 3, अब -2 की घात 3 वही 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, मैं बार बार नहीं बताऊंगा, 8 तो आ जाएगा बेटा, पर माइनस की घात विषम संख्या होती तो माइनस ही आएगा, क्यों, माइनस गुणा माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, और यह 2 का मन नहीं मानता मेरा, माइनस गुणा माइनस, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और इन दोनों का जो प्लस आया वो इस माइनस से मल्टीप्लाई हुआ, तो क्या जाएगा माइनस ही आएगा, प्लस माइनस माइनस। मैंने उस एक वीडियो में बॉडमॉस वाला जो पढ़ा था कि प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, माइनस ही आता है, और समान चिन्हों को आपस में गुणा करते हैं तो क्या जाएगा, प्लस आएगा। तो 3 घात 3 थी तो -3 बार, तो इन दोनों का तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये प्लस इस माइनस से मल्टीप्लाई होता है वापस माइनस। तो कहने का मतलब बेटा ये हो गया, तो अब माइनस आ गया, तो फिर तो 2 की घात 3 यानी ये, तो मैंने देखो ब्रैकेट क्यों लगानी, मेरी मजबूरी थी, क्योंकि इंटू और माइनस साथ में आता तो फिर कंफ्यूज आता है, इसलिए पहले लगाने की आदत डाल। अब बेटा ये माइनस की जगह माइनस, 7 की जगह 7 इंटू -2 की पावर कितनी है 2 है, तो 2 टू जा 4, और माइनस का स्क्वायर है तो यानी माइनस माइनस तो प्लस ही रहता है, तो यानी अपने 4 ही लिख दिया। अब ये देखो ये प्लस का 2 है और ये माइनस का 2 है, प्लस का चिन्ह माइनस के चिन्ह से मल्टीप्लाई होता है तो क्या आता है, मैंने बताया था माइनस और 2 दूनी 4, और ये +5। अब बेटा ये क्या हो जाएगा, अब देखो प्लस का 3, 8 से मल्टीप्लाई, 8 3 24, और प्लस माइनस माइनस का 24 हो गया, -7 चौका 28 हो गया, और ये बेटा -4 है और ये +5 है। अब लाइक टर्म्स है जो सजाती है उनको जोड़ लो, यानी समान चिन्हों को जोड़ लिया आपने, 28 और 4 32, 25 और ये 36 36, 46 56 56, यानी माइनस के तो कितने हो गए 56 हो गए, देख लेना चेक कर लेना बेटा, और ये प्लस के 5 हो गए थे, यानी माइनस का 51 आंसर आपके पास आ गया। इस समझ आ गई, यानी ये जो पॉलिनोमियल दे रखा था, इस पॉलिनोमियल का x = -2 पे जो मान आता है वो क्या आता है, माइनस का 51, ये मान आपको आता है। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि आपको इसी के, यानी ये जो पॉलिनोमियल दे रखा है इसका P0 निकालो, P-1 निकालो, P3 निकालो, और P1/2 निकालो। ये यानी एक बार x की जगह 0 रख के मान निकालो, एक बार -1 रख के मान निकालो,
एक बार 3 रख के मान निकालो, एक बार 1/2 रख के इसके मान निकालो, यानी 4 क्वेश्चन हो गए। इसका ये कहने का, इसका लिखने का मेरा उद्देश्य ये है ताकि आपको मान निकालने की प्रैक्टिस हो जाए। मेरी बात समझ में आ गई आप लोगों के? तो आपको किसी भी पॉलिनोमियल के मान निकालने का तरीका ये होता है। ठीक है बेटा, ओके। अब देखें अपना इससे से नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं बाकायदा। जैसे आपके सिलेबस में भी लिखा कि जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, ये वर्ड आया हुआ है। क्या आया हुआ है? जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरोज। जिसको क्या बोलते हैं? शून्यांक, बहुपद का शून्यांक, ये अपन उसको बोलते हैं, या जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। पर बेटा कहने का मतलब, अब उसमें तो टॉपिक दे दिया जीरो दो पोलर, पर उससे पहले आपको इस सारे प्रोसेस से गुजरने के बाद जीरो पे पहुंच जाता है। तो कई लोग जो क्योंकि शहर में रहते हैं, मार्केट में रहते हैं, तो पता चलता है। कई लोग क्या मेरे वे ऑफ टीचिंग से मतलब कहते हैं कि इतना कहाँ थ्योरी वगैरह पे एक तरीके से नहीं बेटा, ये मेरा तरीका है, क्योंकि बच्चा खुद मजबूत है। उस समय एग्जाम के दिन मैं आपके साथ नहीं रहूँगा, उस दिन आप खुद अपने मालिक रहेंगे। और जब तक आपके दिमाग में हर चीज़ क्लियर नहीं होगी, तो चाहे से क्वेश्चन जो आप उठाने की कोशिश तो उठाओ, तो आप पूरे कॉन्फिडेंस से उठाओगे। इससे रिलेटेड तो अब आ जाए हमने जितना, और बाकी ईश्वर की मर्जी, ये तो अथाह समुद्र है, आई बात में। तो उस समुद्र में से जितने अपन कंसेप्ट क्लियर कर सकेंगे, घुमाने को अरबों खरबों करोड़ों टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। कोई पता नहीं है कहाँ कैसे किसी भी टॉपिक से मतलब क्या आ जाए। पर अपनी कोशिश ये है कि जिस इस सब चीज़ों को अपन जितने दायरे में समेट सकें अपन को उसे, क्योंकि एक एक क्वेश्चन की अहमियत है, एक एक चीज़ की अहमियत है, आई बात में। इसलिए ये जरूरी है कि अपन जो भी टॉपिक करें उसको जहाँ तक अपन कोशिश करें अपनी क्लियरिटी के साथ करें। तो अब बेटा जब शून्यांक की बात आती है, तो शून्यांक की बात आती है, तो शून्यांक में आने से पहले मैं बात करता हूँ कि शून्यांक होता क्या, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल होते क्या। तो एक बहुत सिंपल सी डेफिनेशन मैं बता रहा हूँ, या एक सिंपल सी मैं बात कर रहा हूँ। जैसे ये पॉलिनोमियल दे रखा था आपको, मेरी बात ढंग से समझना, कि ये जो पॉलिनोमियल आपको दिया हुआ था, इस पॉलिनोमियल में x की जगह -2 रखा, तो आपके पास वैल्यू क्या आई? -51 आई ना। क्या वैल्यू आई आपके पास? -51। मैं जो शब्द बोलने जा रहा हूँ आप सुनना नहीं, कि जो पॉलिनोमियल आपके पास दिया हुआ था और x का आपने रेंडमली कोई ऐसा मान रखा कि -2 रखा, और आपके पास वैल्यू क्या आ गई? -51। इस पॉलिनोमियल, अगर आपको ये वैल्यू 0 मिल जाए, क्या बोल रहा हूं मैं, अगर x का कोई ऐसा मान रखे और आपको ये वैल्यू मिलकर -51 की जगह अगर आपको 0 मिल जाए, तो जो वैल्यू आपने पुट की है ना, वो वैल्यू क्या कहलाएगा? उस पॉलिनोमियल का जीरो कहलाएगा। जल्दी बोलिए, मैं वापस बोल रहा हूं। जैसे -2 रखने पे बेटा आपको -51 मिल रहा है, ऐसे दुनिया में कोई ऐसा मान हो जिसको अपन x की जगह रखें, और ये जो कैलकुलेशन अपन कर रहे हैं, और ये कैलकुलेशन से ये चीज क्या बन जाए? 0 बन जाए। तो जो मान रखा ना आपने, जैसे यहाँ पे -2 रखा तो -51 आया, तो जो मान रखने से 0 बन रहा है, तो वो मान क्या कहलाएगा? उसका जीरो कहलाएगा, उसका शून्य कहलाएगा। अब समझ में आ गई? यानी कोई भी पॉलिनोमियल के अंदर जो चर राशि होती है, उसका ऐसा मान जो उस चर राशि की जगह रखें और वो पॉलिनोमियल का मान क्या हो जाए? 0 बन जाए, तो वो पर्टिकुलर मान वो क्या कहलाएगा? उसका शून्य कहलाएगा। और इसकी ब्यूटी ये है कि जितनी डिग्री होती है किसी भी पॉलिनोमियल की, जितनी डिग्री होती है ना, उतने ही उसके शून्य पॉसिबल है, उतने ही उसके जीरोस पॉसिबल हैं। तो इट मीन्स अगर आपके पास लीनियर पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल मीन्स डिग्री 1, तो दुनिया के अंदर एक ही मान ऐसा होगा कि उसके अंदर x की जगह रखेंगे और वो 0 है, यानी उसका एक ही 0 पॉसिबल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी मैक्सिमम पावर 2 यानी डिग्री 2। इसका मतलब क्या है कि x के दो मान ऐसे हैं जो उसमें उस पॉलिनोमियल में रखने पे 0 बन जाता है, तो यानी 2 जीरोस पॉसिबल है। क्यूबिक पॉलिनोमियल में 3 जीरोस पॉसिबल है। तो जितनी डिग्री होगी उतने ही जीरोस पॉसिबल हैं। ये बात जो मैंने बोली आप लोगों के समझ में आ गई होगी, और नहीं तो इसको बार बार सुनना, शब्दों को मैंने क्या शब्द इस्तेमाल किए, इससे ज़्यादा क्लियर मैं आपको नहीं बोल सकता।
हमारी बात समझे। तो कहने का मतलब ये है कि इसके जैसे ये घात 3 दे रखी है, इसकी डिग्री इस पॉलिनोमियल की 3 है, -2 को इसका 0 कह दूं क्या? नहीं, क्यों? -2 रखने से तो -51 आ रहा है, तो -2 इसका 0 नहीं कहलाएगा, इसका शून्यक नहीं कहलाएगा। हाँ, ऐसा कोई मान जो यहाँ पे रखें और ये 0 बन जाए, तो वो जो मान यहाँ रखा था वो उसका शून्य कहलाएगा। तो शून्य की डेफिनेशन या 0 की डेफिनेशन क्लियर हुई आप लोगों को? ठीक है। अब मान लिया कि बेटा आपके पास ये है, वो क्योंकि क्यूब वाला क्यूबिक पॉलिनोमियल थोड़ा सा आपके लिए हैवी पड़ रहा था। एक सिंपल सी बात है, जैसे आपने पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 5 है, तो इसका 0 आपको बताना है। इसका क्या बताना है आपको? 0 बताना है। तो अब मेरी डेफिनेशन को वापस आप रिलेट करो उस चीज से कि यानी बेटा x की जगह मैं ऐसा क्या मान रखूं कि ये 0 बन जाए, यानी ये जो एक्सप्रेशन ये पॉलिनोमियल 0 बन जाए। तो सब कह देंगे हाँ सर याद आ गया, ये +5 है, तो इधर x की जगह -5 रख देवे, तो x की जगह -5 रख देवे, और ये +5 दे ही रखा है तो ये कट जाएगा और ये 0 आ जाएगा। यानी आपने x की जगह क्या -5 रखा, तो क्या हो गया सर, इससे 0 बन रहा है। तो ये जो -5 है, ये -5 क्या कहलाएगा? इसका शून्य कहलाएगा, शून्य कहलाएगा या 0 कहलाएगा। मेरी बात समझ में आ गई? और कोई 0 पॉसिबल है क्या? ये x+5 है, इसमें x की जगह कोई ऐसा मान -5 के अलावा संभव है क्या जिससे 0 आ जाए? संभव ही नहीं। आप रात भर सोच लेना, महीने भर सोच लेना, मेरे को आके बता नहीं है। क्यों? क्योंकि बेसिक में सर ने क्या बोल दिया है कि अगर इसका अधिकतम घात कितनी 1 है, यानी इसकी अगर डिग्री 1 है, तो 0 भी इसका 1 ही है, और वो 0 आप निकाल चुके हो, दैट इज -5। तो आनी लीनियर पॉलिनोमियल के लिए हमेशा क्या होगा? जीरोस 1 ही होगा, इसलिए इसको अपन क्या कहते हैं? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अब मान लिया कह दोगे सर ये तो आपने कह दिया, अगर मान लिया पी एक्स इक्व टू आपके पास यूं दे रखा हो 3x -7, अब इसका 0 कैसे निकालें? अब क्या ऐसे सोचते ही नहीं क्या? सोचते ही नहीं क्या कि x की जगह पहले 1 रख के देखें, यार ये तो 3 -4 7 हो जाएगा, -4 आ रहा, फिर 2 रख के देखेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 2 रखूंगा तो क्या जाएगा? अगर 2 रखता हूँ तो 3 × 2 -7 यानी 6 -7 यानी ये तो -1, सॉरी ये तो 0 अभी भी नहीं आया, तो यानी 2 भी 0 नहीं है उसका, तो फिर ये क्या करें? तो जीरो निकालने का एक बेसिक तरीका क्या है बेटा? जो पॉलिनोमियल है, जैसे मान लीजिए ये लीनियर पॉलिनोमियल है, अगर इसका आपको जीरो फाइंड करना है तो आप क्या करो, जो पॉलिनोमियल है उसको जीरो के बराबर लिखो पहले। तो पी एक्स इक्व टू जीरो मीन्स पी एक्स क्या है? 3x+7 इक्व टू जीरो, और 3x+7 इक्व टू जीरो, तो 3x इक्व टू क्या हो गया? -7, तो x इक्व टू -7/3। तो -7/3 क्या कहलाएगा? इस पॉलिनोमियल का 0 कहलाएगा। चाहे से आप लिख के देख लो कि p की जगह अगर -7/3 लिखोगे आप, तो क्या आ जाएगा? 3 × -7/3, और ये क्या आ जाएगा? -7। तो बेटा क्या आ गया आपके पास? ये 3 से 3 कैंसिल, साफ लिख इधर लिख देते। तो x इक्वल टू क्या है? -7/3 आया, तो ये -7/3, और बेटा ये 3 × -7/3, और ये +7, 3 से 3 कैंसिल, तो ये -7 और ये +7, ये 0 आ गया ना। तो कहने का मतलब ये है, तो एक मेथड आपने क्या सीखा? चाहे से कैसा भी पॉलिनोमियल दे रखा हो, लीनियर हो, क्वाड्रेटिक हो, कुछ भी हो, आप क्या करना है? उसको 0 के बराबर लिखोगे। अगर उसका 0 निकालना हो, अगर उसका शून्यक निकालना हो, उसको 0 के बराबर लिखोगे, और x के लिए उसको जमाओगे, x का जो मान आएगा वो उसका शून्यक होगा, वो उसका 0 होगा। मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, ओके। अब देखो बेटा,
ये कोई पॉलिनोमियल दे रखा है पी एक्स इक्व टू 2x² प्लस 5x प्लस 3, 2x² प्लस 5x प्लस 3। पहले तो देखो कि पॉलिनोमियल है क्या, वो है ही, अब तो कह ही दिया अपन ने पॉलिनोमियल तो है, नहीं तो कोई दिक्कत सी बात है। हाँ पावर 2 है, 1 डिग्री कितनी है 2, तो इसके कितने जीरोस पॉसिबल है, हाउ मेनी जीरोस आर पॉसिबल इन दिस पॉलिनोमियल, बिकॉज मैक्सिमम पावर ऑफ x is 2 means degree of the polynomial is 2, that's why only 2 zeros are possible in this given polynomial। ये चीज आपको दिमाग में रखनी। ओके, अब सर ने बोला कि जीरोस फाइंड करो इसको। अब जीरो फाइंड करने का क्या तरीका था, क्या डिस्कस किया था अपन ने, कि जो पॉलिनोमियल होता है उसको जीरो के बराबर लिख दो, अपन निकाल लेंगे जो भी है। तो 2x² प्लस 5x प्लस 3 और इसको जीरो के बराबर लिख दिया। ठीक, अब क्या करें भैया, x का कैसे निकालें। अब x का कैसे निकालें, तो अब ये क्या कहलाएगा, कौन सा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ये किस टाइप का पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और ये तो क्या बन गया, इक्वेशन फॉर्म आ गई, समीकरण का रूप आ गया। तो इक्वेशन फॉर्म में और क्वाड्रेटिक फॉर्म में, यानी इनडायरेक्टली यू कैन से ये कौन सी फॉर्म आ गई, ये क्वाड्रेटिक फॉर्म आ गई या क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म आ गई तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा, इसके गुणनखंड करने पड़ेंगे, आपको इसको फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का जो फैक्टराइजेशन होता है उसको बोलते हैं, एक मेथड अपन यूज करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड। मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड या मध्य पद को स्प्लिट करना नहीं तोड़ना, कैसे टुकड़े करना, जैसे मिडिल टर्म, ठीक है, मिडिल टर्म। अब देखो उसका करने का तरीका क्या होता है। सबसे पहले तो आप डिसेंडिंग ऑर्डर में x को अरेंज करो। डिसेंडिंग ऑर्डर यानी x की घटते हुए क्रम में आप रखो। पहले सबसे x की घात 2 वाला पद लिया, फिर x की घात 1 वाला पद लिया और फिर बिना x वाला पद ले लिया या x की घात 0 वाला पद ले लिया। ये पहले से अरेंज है तो आपको करने की मेहनत जरूरत नहीं है। नहीं तो सबसे पहले पावर 2 वाला लिखो, फिर ये लिखो। अगर ये यूँ लिखा होता ना 5x प्लस x² प्लस यूँ 3 2x² प्लस 3, तो मैं पहले इसको लिखता यानी यार, ये पहले से है, ये बात क्लियर है। ठीक, अब देखो बेटा इसमें कितनी टर्म्स हैं, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, 1 2 और 3। तो ये जो है ना, ये क्या कहलाते हैं, ये दोनों क्या कहलाते हैं बेटा, इसके बाह्य पद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, बाह्य पद, एक्सट्रीम वैल्यू। और ये चीज क्या कहलाती है, इसकी मिडिल टर्म कहलाती है। बाह्य पद, ये मध्यमान, ये मिडिल टर्म। अब जैसे नाम ही इसका एक है मिडिल टर्म स्प्लिट, स्प्लिट मतलब तोड़ना, यानी मध्य पद को अपने को तोड़ना। पहले तो ये चीज क्लियर होगी क्या, ये चीज बोली, ये तो एक्सट्रीम वैल्यूज कहलाती हैं और ये बीच वाली टर्म कहलाती है। ठीक है, अब मैं इसको कचरे को मिटाता हूं। ये मैंने, ठीक। अब बेटा आपको क्या देखना है कि जो मध्य पद है, ये मिडिल टर्म जो है, इस मिडिल टर्म के, इस मध्य पद के आपको ऐसे टुकड़े करने हैं कि उन टुकड़ों का अगर अपन वापस जोड़े ना, ऐड करें, तो वापस आपको मध्य पद मिल जाए। और उन टुकड़ों को आपस में गुणा करें ना, तो जो बाह्य पद है ना उनका गुणा मिल जाए। नहीं आई समझ में, मैंने जल्दी बोल दिया। इस जो मध्य पद यानी ये जो 5x है, इस 5x को ऐसे दो टुकड़ों में आपको तोड़ना है कि उन टुकड़ों को आपस में मैं जोड़ूं तो वापस यही 5x ही बन जाए, और उन टुकड़ों को आपस में मल्टीप्लाई करूं ना तो जो बाह्य पद है यानी ये, इन बाह्य पदों का गुणनफल आ जाए। यानी बाह्य पद एक तो 2x² है और 3 है, तो इनका प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, 2 3 6x²।
तो यानी उन टुकड़ों को गुणा करूं तो 6x² आना चाहिए, ऐसे तोड़ना आपको। अब देखो, तो यानी एक तो प्रोडक्ट की बात हुई और एक सम की बात। तो यानी बाह्य पद, यानी एक तो 2x² और 3 बाह्य पद, यानी एक्सट्रीम वैल्यू जो है इनका प्रोडक्ट क्या आएगा, 2x² इंटू 3, यानी 3 2 6x², और मध्य पद क्या है 5x। ये 5x, अब इस 5x को ऐसे तोड़ना है, उन टुकड़ों को आपस में जोड़ूं तो 5x है, और गुणा करूं तो 6x², यानी बाह्य पदों का गुणनफल। अब देखो, अब सोचो, अब आपके पास अगर ये 5x है तो 5x के टुकड़े क्या हो सकते हैं, 1x और 4x। तो 1x और 4x इनको जोड़ूंगा तो 1 और 4 5x तो हो जाएंगे, पर मल्टीप्लाई करूंगा 1x गुणा 4x, तो 1 चौके 4, 1 4 जा 4, और x इंटू x² तो हो जाएगा। पर आपने को तो क्या चाहिए, 6x² चाहिए। फिर 2 और 3, 2x और 3x, 2x और 3x जोड़ूंगा तो 5x, ये वाली बात तो बैठती है। अब 2x और 3x को मल्टीप्लाई करें तो 2 3 जा 6, और x इंटू x² 6x², ये चाहिए। हाँ अरे यार, तो आ गया, ये तो आ गया भैया, ठीक 5x के टुकड़े कर दिए मैंने, 2x और 3x। तो देखो बेटा 2x² और ये 2x और ये 3x और ये +3। अब देखो, मतलब 5x को ऐसे तोड़ के तो लिखा, कोई फर्क पड़ा क्या, अपने क्वेश्चन थोड़ी चेंज किया है, अपने तो इसको बस इस रूप में लिख दिया। अब इसका फायदा क्या, अब देखो, अभी बाहर कुछ भी नहीं, इसका मतलब 1 है, इन ब्रैकेट को खोल दो, वही बॉडमॉस रूल जैसे खोलते थे अपन कि 2x² प्लस 2x, 1 से फिर 3 से भी होता है 3x, और ये +3, और ये इक्वल टू 0। क्यों लिख दिया बेटा आप, अब ये 4 टर्म बन गए, 1 2 3 4, एक एक का जोड़ा बना लो, ये पेयर बन गया, पेयर बन गया। अब भूल जाओ, अब ये जोड़ा जो बन गया, इन दोनों में से देखो कॉमन क्या आ रहा है, एक तो 2 कॉमन आ रहा, 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है, यानी कॉमन आ रहा। कॉमन का मतलब होता है कि दोनों पद किससे विभाजित हो रहे हैं, ये भी 2 से भी जा रहा है, इसमें भी 2 का जा रहा है। और बेटा यहाँ x² है, यहाँ x है, तो x से भी भाग जाता है, इसमें भी x से जाता, तो कम से कम x, इसमें तो x की घात 2 का भी जा सकता है, पर इसमें जाता है, पर दोनों में जाना चाहिए। कॉमन का मतलब दोनों में जाना चाहिए, तो यानी कॉमन यानी उभयनिष्ठ, तो यानी 2x कॉमन आ गया। तो 2x कॉमन ले लिया तो बेटा ये 2, और x की घात 2 है, तो एक x बाहर आ गया, तो एक x बचा, देखो वापस खोलूंगा तो x की घात 2 ही आएगा, ठीक, ये प्लस ये 2 भी बाहर आ गया, ये x भी बाहर आ गया, तो कुछ नहीं बचा, तो 2x इंटू 1 यानी 1 ही था, ये x + 1। अब आ जाओ आगे, ये प्लस है, यहाँ पे ये भी 3, ये टर्म भी 3 से भाजित होती है, ये भी 3 से, यानी 3 कॉमन आ गया, तो ये तो x से बच गया, और ये 3 बाहर आ गया, तो कुछ नहीं बचा, तो 1 बचा। ऐसे मत कर लेना कि 4, सर यहाँ पे 4 थोड़ी था, 3 बाहर ले लिया तो 1 बचा है। मैं कह रहा हूँ भाग तो 3 एकम 3, तो एक बार ही तो गया, बस 3 एकम 3, एक बार आप जब खोलेंगे तो वापस जाएगा 3x, और 3 एकम 3, यानी यही चीज बनेगी कि नहीं बनेगी दोबारा ये। और हमेशा आपने गुणनखंड, इसको बोलते हैं मिडिल टर्म स्पीड को, यानी ये गुणनखंड जो आपने किए हैं, ये जो ब्रैकेट में आई ना, ये संख्याएं समान होनी चाहिए। देखो x+1 और x+1, इसका मतलब आपका काम सही चल रहा है, और ये बराबर 0 दे रखा। अब देखो बेटा, ये 2x इंटू ब्रैकेट x+1 है, ये 3 इंटू ब्रैकेट x+1 है, तो पूरा ब्रैकेट कॉमन आ रहा है, ये भी x+1 से विभाजित हो रहा है पूरे ब्रैकेट से, ये भी, तो ये ब्रैकेट तो विभाजित हो गया, तो क्या बच गया, 2x बच गया, और ये प्लस, और ये भी विभाजित हो गया, यानी 3 बच गया, और ये बराबर 0। अब देखो, 2 ब्रैकेट हो गए, एक ब्रैकेट ये हो गया, यानी इस ब्रैकेट का और इस ब्रैकेट का गुणनफल 0 आ रहा है। ये शब्द जो बोल रहा हूं मैं, समझना, इस ब्रैकेट का दो चीजें, यानी यानी ए और बी का गुणनफल 0 कब हो सकता, कि ए का मान, एक तो तरीका क्या, ए का मान भी 0 और बी का मान भी 0, तो 0 गुणा 0 0 आना, ए का मान 0 हो और बी का मान कुछ भी हो तो भी 0 से गुणा करेंगे तो भी 0 आएगा।
या ए का मान कुछ भी है और बी का मान भी 0 हो तो 0 से गुणा करेंगे तो भी 0 है। तो कहने का मतलब यहाँ पे समझ लो थोड़ी देर के लिए, ये मोटी बुद्धि से, ये ए है पूरा, ये बी है, तो यानी ये इन दो पदों का गुणनफल, दो ब्रैकेटों का गुणनफल 0 कब आएगा कि x+1 0 हो, या और 2x+3 0। ठीक है, अब हल करो तो x+1 बराबर 0, तो x+2 क्या हो जाएगा -1, या 2x = क्या हो जाएगा, ये डर गया तो -3, या x = -3/2। तो x का एक तो -1 और एक -3/2, दो जीरो आ गए, तो यानी एक तो -1 और एक -3/2। आप इसमें रख के देख लो कि ये 0 बन रहे कि नहीं बन रहे। देखो -1 रखूंगा तो क्या जाएगा, देखना अभी तक, 2 -1 का स्क्वायर प्लस 5 -1 और ये +3, तो -1 का स्क्वायर 1 ही रहना है, तो 2 × 1 2 ही रहेगा, ये -5 आ जाएगा, 5 एकम और ये +3, तो 3 और 2 5 और -5 आता कि नहीं आता, 0। इसका मतलब -1 इसका शून्य का, इसका 0 है। और ऐसे बेटा -3/2 रख के भी देख लो, चलो रख के देख लेते हैं। 2 × -3/2 स्क्वायर प्लस 5 -3/2 और +3। अब देखो ये 2 इंटू माइनस का स्क्वायर प्लस ही रहेगा, 3 का स्क्वायर 9, नीचे 2 का स्क्वायर 4, प्लस माइनस माइनस, 5 × 15 और ये बटे 2 और ये +3। अब ये देखो ये कट रहा है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कहाँ करूँ, यहाँ कर दूँ, तो बेटा ये क्या बच गया, 9/2 -15/2 और +3, वही परिमेय संख्याओं के रूप में आ गया, लघुत्तम लेना है, 2 लघुत्तम आ गया, ये 9 आ गया, ये -15 आ गया, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान ले, 1 दूनी 2 तो 3 दूनी 6, 9 और 6 15, 15 -15 2, 0/2 यानी 0। आ रहा है नहीं आ रहा 0, यानी -3/2 रखने से भी 0 आ रहा है और उससे भी 0 आ रहा था, इसका मतलब 0 -1 और -3/2 0। तो जिसको ये मिडिल टर्म स्प्लिट करना आ गया, अब वहां पे अगर एग्जाम में आता है कि कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे दिया आपको बेटा और कह रहे कि इसके जीरोस फाइंड करो, तो क्या होगा, अब देने के लिए उसके पास क्वेश्चन होगा क्या, अब इनकी वैल्यू चेंज कर देगा, कभी 5x², कभी 4x, कभी 3 कभी कुछ बस एक क्वेश्चन यही वैल्यू चेंज कर। अब इसकी प्रैक्टिस करते रहो, मतलब जितना करेंगे अपन सब करेंगे, पर आज एक समझाने के हिसाब से ऐसे क्यूबिक किया जाता, पर क्यूबिक इतना आपके है नहीं है ना, इसलिए ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाऊँगा उसके, पर क्वाड्रेटिक की इनकी प्रैक्टिस अपन और करेंगे। टॉपिक्स अभी तो लूँगा भी, काफ़ी कुछ बाकी है, पर इस वीडियो में आज तक क्या है बेटा, इसी चीज़ की अपनी बात करनी है आपको, और इसको बिल्कुल रिवाइज करना। जिसने ये नहीं देखा है तो वो कल वाला वीडियो पॉलिनोमियल का जो बेसिक का जो अपन ने स्टार्ट किया था उसको वापस देखना, और पुराने नंबर सिस्टम का जो है उस नंबर सिस्टम को वापस देखना, क्योंकि बिल्कुल सिस्टम से उस चीज़ को अपन चीज़ को करेंगे। और बेटा टेलीग्राम से जुड़ो, क्योंकि वहाँ पे मैं क्वेश्चंस डालूंगा, डाल रहा हूँ, है ना, तो उस चीज़ को जुड़ो ताकि कुछ क्वेरीज अगर अपन लेवें तो उससे ले सकें। और बेटा इसको पढ़ो, एक बार क्लियर करो, फिर ताकि अपन आगे बढ़ें। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू।